नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल की रचना व उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में केवल एक ही सदन होता था। भारत शासन अधिनियम जो 1919 बनाया गया था, उस समय प्रांतों में केवल एक सदन होता था। लेकिन 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों में 2 सदन बनाए गए, जो आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। जिन 6 प्रांतों में सदन बनाए गए उनके नाम थे आसाम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश। शेष 5 प्रांत थे, उनको एक सदनीय ही बनाए रखा। उनमें एक ही सदन बनाया गया, जो निम्न है: पंजाब, मध्य प्रांत तथा बरार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध। इन 5 प्रांतों को में विधानमंडल एक सदनीय ही रखा गया। निचले या पहले सदन को विधानसभा और दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता था। इन 2 सदन हो गए, विधान परिषद और विधानसभा। भारतीय लोकमत ने दूसरे सदन की उत्पत्ति का विरोध किया था, क्योंकि प्रांतों के थोड़े से साधनों के ऊपर यह अनावश्यक बोझ था। इसके अतिरिक्त इसका इसलिए भी विरोध हुआ क्योंकि यह रूढ़िवादी सदन था और ब्रिटिश हितों को सुरक्षित रखने के लिए इसको बनाया गया था। और इसमें सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार भी किया गया। प्रांतीय विधानसभा में 1919 के अधिनियम के अनुसार नामजद सदस्य थे, परंतु 1935 के अधिनियम के अनुसार इस पद्धति को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। नामजद सदस्यों की जो पद्धति थी, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में केवल चुने हुए सदस्य रखे गए। प्रांतीय विधान परिषद में चुने हुए सदस्यों के अतिरिक्त कुछ नामजद सदस्य भी थे। दोनों सदनों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव रखे गए। प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व का आधार सांप्रदायिक पंचायत था। पूना एक्ट के अनुसार इसमें अनुसूचित जातियों के लिए कुछ संशोधन भी किए गए और उनके लिए सामान्य स्थानों में से कुछ स्थान रिजर्व कर लिए गए। पहले जो प्रतिनिधित्व देने की सांप्रदायिक चुनाव पद्धति चल रही थी, न केवल उसको राष्ट्रीय विरुद्ध हितों के विरुद्ध कायम रखा गया, बल्कि अनेक हितों और वर्गों में भी अधिक बढ़ा दिया गया। हरिजनों, पिछड़े हुए कबीलों और नारियों को अलग प्रतिनिधित्व देकर इस पद्धति की बुराइयों को और अधिक बढ़ाया गया। अब है आपके प्रांतीय विधानमंडल की अवधि, पदाधिकारी आदि। जो विधानमंडल का ऊपरी सदन था, विधान परिषद था, उसका कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया। इसमें 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते थे। यह एक स्थायी सदन था और अवधि से पूर्व गवर्नर द्वारा इसको भंग नहीं किया जा सकता था। विधानसभा का कार्यकाल केवल 5 वर्ष था। गवर्नर अपनी इच्छा से इसको 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता था। दूसरे महायुद्ध के समय, दूसरा जब विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से 1945 के बीच में, उस समय गवर्नरों को इसकी अवधि बढ़ाने की विशेष शक्ति दे दी गई थी, क्योंकि उस समय चुनाव कराना कठिन था। प्रांतीय विधानमंडल को अपने प्रधान भी चुनने का अधिकार था। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष कहा जाता था और विधान परिषद का सबसे बड़ा अधिकारी सभापति कहलाता था। विधानसभा को अपने अध्यक्ष तथा विधान परिषद को अपने सभापति को 14 दिन के नोटिस से एक अविश्वास प्रस्ताव पास करके हटाने का भी अधिकार था। विधानसभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति को सदन में मतदान का अधिकार केवल उस समय दिया जाता था जब किसी बिल पर सदन में मत दोनों तरफ यानी पक्ष और विपक्ष में बराबर बढ़ जाए, तो अध्यक्ष या सभापति
मतदान में भाग ले सकता था और इस मत को निर्णायक मत कहा जाता था। मंत्रियों और महाधिवक्ता को सदन की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था। मंत्रियों को उस सदन में मत देने का अधिकार था जिसके वे सदस्य होते थे। महाधिवक्ता को ऐसा कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता था। अब हम मतदान के लिए योग्यता था चुनाव क्षेत्र। विधानसभा के लिए 1919 के अधिनियम के अनुसार केवल 3% लोगों को मताधिकार था। यानी 1919 के अधिनियम के समय मताधिकार बहुत ही कम लोगों को प्राप्त था, लेकिन 1935 के अधिनियम के अनुसार इसका विस्तार किया गया और लगभग 14% जनता को मतदान का अधिकार दे दिया गया। मतदान की योग्यताएं प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न थी। साधारणतः मतदाता के लिए यह योग्यता रखी गई कि वह कुछ शिक्षित हो, कुछ आयकर या भू राजस्व अथवा घर का किराया या कुछ म्यूनिसिपल टैक्स अथवा यानकर व्हीकल टैक्स देता हो। जिन नारियों के पास ऊपरी लिखी योग्यताएं थी उनको भी मताधिकार दिया गया। जहाँ तक विधान परिषद का संबंध था, इसके बारे में केवल बहुत संपत्तिशाली व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त राय बहादुरों, विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों, कार्यकारिणी के सदस्यों, मंत्रियों, यूनिवर्सिटी सीनेट के सदस्यों, हाई कोर्ट के जजों, नगर पालिकाओं और स्थानीय बोर्डों के प्रधानों, केंद्रीय सहकारी बैंक के सभापतियों को भी मतदान का अधिकार दिया गया। इस तरह से दूसरा सदन समाज के ऊंचे वर्ग तथा धनवान वर्गों का प्रतिनिधित्व था। हमने पहले बताया था कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का और अधिक विस्तार कर दिया गया। मजदूरों और नारियों को पहली बार विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रतिनिधित्व में गुरुभार यानी आबादी की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व देने की प्रथा को कायम रखा गया। उदाहरण के लिए मुसलमानों की आबादी मद्रास में 7.1% और यूपी में 14.8% थी, परंतु उन्हें मद्रास में 13% और यूपी में 27% स्थान दिए गए। यूरोपियनों के साथ विशेष रूप से पक्षपात किया गया। उनकी आबादी 1% से भी बहुत थोड़ी थी, परंतु उन्हें प्रांतीय विधानमंडलों में 3% और प्रस्तावित संघीय सभा में 5.5% स्थान दिया गया। अब प्रांतीय विधानमंडल की शक्तियाँ। प्रांतीय विधानमंडलों की शक्तियों में पहली है कानूनी शक्तियाँ। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने का अधिकार था। यानी जब संघ शक्तियों का विभाजन किया गया तो संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था। प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही था। लेकिन यदि समवर्ती सूची पर प्रांतीय विधानमंडल कोई ऐसा कानून बना देता था जो संघीय विधानमंडल के किसी कानून का विरोध करता था तो प्रांतीय विधानमंडल का कानून रद्द समझा जाता था। परंतु यदि प्रांतीय विधानमंडल के कानून पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हो जाते थे या उसकी पूर्व आज्ञा से बनाया गया था तो उस समय प्रांतीय विधानमंडल का कानून रद्द नहीं समझा जाता था। कई प्रकार की कानूनी शक्तियाँ थी, जैसे प्रांतीय विधानमंडल में कोई भी ऐसा बिल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना, ये थी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ। लेकिन कानूनी शक्तियों पर कई तरह की रुकावटें थी, प्रतिबंध थे। जैसे पहला प्रतिबंध हम ले सकते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल में कोई भी ऐसा बिल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकता था जो ब्रिटिश भारत में लागू होने वाले ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी एक्ट को रद्द अथवा संशोधित करता हो या उसका विरोध करता हो। गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर था
कि उस बिल को प्रांतीय विधानमंडल में पेश होने की मंजूरी दे या नहीं दे। नंबर 2 पर हम ले सकते हैं, प्रांतीय विधानमंडल में कोई ऐसा बिल गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं हो सकता था जो गवर्नर जनरल के किसी अध्यादेश को संशोधित या रद्द करता हो या उसका विरोध करता हो। नंबर 3 पर, यदि प्रांतीय विधेयक उन मामलों को प्रभावित करता था जिन पर गवर्नर जनरल अपनी मनमानी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, तो ऐसे बिल के लिए भी गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। अगला, यदि कोई भी प्रांतीय बिल यूरोपियन और ब्रिटिश सरकार के बारे में एक फौजदारी कानून को प्रभावित करता था, तो गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। तो ये प्रतिबंध थे विधानमंडल पर कानून बनाने से पूर्व उसको गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब है विधानमंडल की कार्यपालिका शक्तियाँ। प्रांतीय विधानमंडल को मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने के अधिकार प्राप्त थे। प्रांतीय विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। दोनों सदनों में मंत्रियों के विरुद्ध कामरों को प्रस्ताव पेश किया जा सकता था। विधानसभा मंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी हटा सकती थी। यह शक्ति केवल विधान परिषद को प्राप्त नहीं थी। विधानसभा बजट की मुख्य मांगों या किसी सरकारी महत्वपूर्ण बिल को अस्वीकार करके भी मंत्रियों में विश्वास की कमी प्रकट कर सकती थी। ऐसी परिस्थिति में मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता था। अब प्रांतीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक केवल विधानसभा में सबसे पहले पेश हो सकता था। इसके बारे में दूसरे सदन की विशेष शक्ति नहीं थी। बजट को 2 भागों में बांट दिया जाता था। पहले भाग में लगभग 30% खर्च शामिल होता था और शेष दूसरे भाग में। पहले भाग में गवर्नर के वेतन तथा भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, महाधिवक्ता तथा मंत्रियों के भत्ते, अपवर्जित क्षेत्र पर किया हुआ खर्च, ऋण भार इत्यादि शामिल थे। ये सब खर्च था। इस अधिनियम के अनुसार कुछ अन्य खर्च प्रांतीय राजस्व पर भारित हुए समझे जाते थे। इन पर विधानसभा में बहस तो कर सकती थी विधानसभा, परंतु इनमें कोई कटौती नहीं कर सकती थी। इस प्रकार खर्च बजट का लगभग 25 या 30% बन जाता था। शेष बजट में लगभग 70 या 75% सरकारी खर्च शामिल होता था। यह अनुदान के लिए मांग के रूप में विधानसभा के सामने पेश किया जाता था। विधानसभा इनमें किसी भी मांग को अस्वीकार कर सकती थी या उनमें कटौती कर सकती थी, परंतु गवर्नर को यह अधिकार था कि वह ऐसी अस्वीकृत या कटी हुई मांग को अपनी विशेष शक्ति द्वारा स्वीकृति दे दे या वह उस खर्च को शासन के चलाने के लिए अनिवार्य समझता हो। कई अन्य तरीकों से भी गवर्नर का प्रांतीय वित्त पर नियंत्रण रहता था। तो ये थी प्रांतीय विधानमंडल की शक्तियाँ। अब हम शक्तियों का मूल्यांकन करते हैं। 1919 के एक्ट की अपेक्षा 1935 के एक्ट में विधानमंडल में अनेक सुधार कर दिए। इनकी संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ा दी गई और वे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा बनते थे। विधानसभा में नामजद सदस्य को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और विधान परिषद में भी बहुत थोड़े नामजद सदस्य रखे गए। इतना सब सुधार होने के बावजूद विधानमंडल में अनेक त्रुटियां थी। विधान परिषद बिल्कुल अनुदारवादी था, प्रतिक्रियावादी सदन था, क्योंकि इसमें केवल धनवान तथा उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही स्थान प्राप्त थे। विधानसभा भी राष्ट्रीय इच्छा के सच्चे प्रतीक नहीं होती थी, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक तत्वों का समावेश था। इसमें परस्पर विरोधी हितों, वर्गों और संप्रदायों को इस तरह लाया गया ताकि उनमें राष्ट्रीय हितों के लिए भी एकता उत्पन्न नहीं हो सके। विधानमंडल की केवल दूषित रचना ही नहीं बल्कि इसकी शक्तियाँ भी अत्यंत सीमित थी। गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की असाधारण शक्तियों ने उसकी शक्तियों को बहुत घटा दिया था। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के लिए बहुत थोड़े व्यक्तियों को
मतदान का अधिकार दिया गया। कुल मिलाकर 14% आबादी को मतदान अधिकार दिया गया, जो बहुत थोड़ा था। वयस्क मताधिकार के शुरू किया बिना ही विधानमंडल जनता की इच्छाओं का वास्तविक प्रतीक नहीं बन सकता था। तो इस प्रकार से ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा विधानमंडल की शक्तियाँ। धन्यवाद।